नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। देश की असली धड़कन हमारे किसान आज एक बार फिर परेशान हैं। कड़ी मेहनत के बाद जो फसलें उन्होंने उगाई थी वो तबाह हो रही हैं और सवाल ये है कि आखिर सुनने वाला कौन है। सरकार की योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है और किसे नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की जिंदगी मुहाल कर दी है। लेकिन क्या बीमा और राहत योजनाएं समय समय पर काम कर पा रही हैं, वक्त पर काम कर पा रही हैं या नहीं? क्योंकि हर साल किसान यही सवाल दोहराते हैं, सूखा, बाढ़, ओला, आंधी, आग और कीटों से हुई फसलों की हानि का मुआवजा कब मिलेगा? क्या राज्य और केंद्र सरकारें सच में उनकी मदद कर रही हैं या सिर्फ आंकड़ों में राहत देखकर अपना चेहरा चमका रही हैं? सबसे बड़ा सवाल, ओला, बारिश, तूफान और आग ने किसानों के खेतों को तबाह कर दिया है। मौसम विभाग आखिर कहाँ था? चेतावनी मिली या नहीं? और अगर मिली तो किसानों तक क्यों नहीं पहुँची? क्या उनका सिस्टम वास्तव में काम कर रहा है या सिर्फ आंकड़ों की भविष्यवाणी चल रही है? हर साल यही तस्वीर किसानों की मेहनत पर और पैसे पर पानी फेर देती है। देरी और तकनीकी खामियां क्या उनका सिस्टम समय पर अलर्ट कर पाती हैं या फेल हैं? क्या चेतावनी देने के बाद भी प्रशासन और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाई जाती है? अगर पहुंचाई जाती है तो फिर खेतों में खड़ी फसलों को बचाने का इंतजाम नाकाफ़ी क्यों होता है? और आज हम सवाल पूछेंगे, सरकार क्या काम कर रही, आधुनिक मौसम विभाग तो फिर किसान बेबस क्यों है, अन्नदाता किस तरीके से अपने भाग्य को कोस रहा है? बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ओलावृष्टि और जितनी भी बारिश और तूफान में जो फसलों की तबाही हो उसका आकलन तुरंत करें। मुख्यमंत्री ने कहा वह किसानों के साथ हैं, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि अन्नदाता का विधाता कौन? अन्नदाता का विधाता कौन? इस कार्यक्रम को हम एक ऐसी तस्वीर से शुरू करेंगे जिसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आप दहल उठेंगे कि किस तरीके से तिनका तिनका जोड़कर किसान अपने खेतों को बोता है। ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की तस्वीर है। ये संभवतः पूर्वांचल की तस्वीर है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 10 बीघे फसल आग लग जाने के कारण किसान का आर्द स्वर जो है वो सुनेंगे तो आपका कलेजा भी फट जाएगा। ये वीडियो मैंने बीती रात देखा सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए। मुझे नींद नहीं आई। जो दर्द महसूस करते हैं उनके लिए बहुत ये मार्मिक वीडियो है, दिल को दहला देने वाला वीडियो है। जो जानते हैं किसान किस तरीके से तिनका तिनका जोड़ता है, कर्ज लेता है, उधार लेता है, भूखों रहता है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगाता है, बीवी के गहने बेच देता है, अपनी ज़मीन जिसे वो अपनी माँ समझता है कभी कभी उसे भी बेचना पड़ता है। वही जो इतना कुछ महसूस कर सकता है वही इस वीडियो को देख सकता है, किसान का दर्द समझ सकता है। बाकी तो ये मनोरंजन का साधन हो सकता है, हंसी उड़ाने का साधन हो सकता है। बहुत सारे लोग कह सकते हो कि ये वीडियो AI का है, फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, किसान की मदद कर दी गई है। लेकिन ये ऐसा वही लोग कह सकते हैं जो संवेदनहीन है। मैं तो कतई इस वीडियो को देखकर मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। बचपन मेरा
इन खेतों के बीच में गुजरा है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे दर्द हमने खुद देखे अपनी आंखों से और खुद भी बहुत कुछ देखा है और सहा है। तो ये दर्द एक संवेदनशील व्यक्ति, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पत्रकार ही हो, कोई भी महसूस कर सकता है। लेकिन इस तरीके के हादसे, इस तरीके की घटनाएं किसानों को अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। अब ये तय मानिए कि इसमें सर्वे में महीनों लग जाएंगे, मुआवजा कितना मिलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो नुकसान का 1/4 हिस्सा भी होगा, मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि मुआवजे, बीमा और जो भरपाई है, क्षतिपूर्ति, उसका हाल किसी से छिपा नहीं। कोई भी सरकार चाहे जितना दावा करे, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरी बातें भले किसी सरकार को अच्छी ना लगे। अब इस आग की घटनाएं होती हैं गर्मियों में। अभी उस तरीके की प्रचंड गर्मी आई नहीं है। जब प्रचंड गर्मी आएगी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और कभी हाई टेंशन वायर गुजर रहा, उसमें स्पार्किंग हुई, जल गई फसल, तो फिर आपस में टीटी करते हैं, एक दूसरे को टोपी ट्रांसफ़र करते हैं। कृषि विभाग कहता है हाई टेंशन लाइन जो निकालता है विद्युत विभाग, उसकी दिक्कत है, उससे मुआवजा लो, और वो कहता है कृषि विभाग मुआवजा दे। इसमें किसान फंस जाता है और वो पूरे वक्त उसके बच्चे भूखों मरते हैं, वो कर्जदार हो जाता है, ब्याज चढ़ जाता है, फिर उसका खेत नीलाम हो जाता है, फिर वो डगर डगर भटकता फिरता है किसान। ये हालत है भारत के किसानों की, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हम सवाल उठा रहे हैं कि अन्नदाता का विधाता कौन है इस धरती पर, कौन है अन्नदाता का विधाता? ये बड़ा सवाल है। अब अभी हाल में एक 10-12 दिनों के दरमियान ओला, तेज बारिश और तूफान आया। लगातार उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई। जो गेहूं कटा था या कटने को तैयार था, ये देखिए एक तस्वीर ये भी है कि गेहूं डूब गया। बहुत सारी तस्वीरें हैं, ज़रा फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। आप देखिए बुलंदशहर में, आप बुलंदशहर में देख पा रहे हैं कि वहाँ गेहूं डूब गया। अमेठी का हाल है, खेतों में कटा गेहूं डूब गया। कानपुर की ये बात है, जालौन की बात है, हमीरपुर की बात है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से हमारे पास इस तरह की तस्वीरें हैं, और देश के तमाम ज़िलों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि किसान किस तरीके से बर्बाद हुआ है ओला से, अतिवृष्टि से और तूफान से। अब ये गेहूं काला पड़ जाएगा, खराब हो गया, उसका क्या करें हम? तो कुल मिलाकर किसान संकट में है। सरकारें दावा कर रही हैं, वादा कर रही हैं, लेकिन कितनी किसान को राहत मिल पाएगी, मुझे इस बात पर संदेह। और आज एक सवाल हम इस कार्यक्रम के जरिए उठा रहे हैं कि मौसम की मार किसान अब भी सह रहा है। एआई का दौर है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, क्या हम 15 दिन पहले इसका असेसमेंट नहीं कर सकते और किसानों तक ये संदेश, पूरे देश के किसानों तक पहुंचा दें कि भाई 15 दिन बाद ओला बरसने वाला है, बारिश होने वाली है, और आप अपनी अपनी कटाई पहले से कर लें या ऐसी व्यवस्था कर लें। मतलब कोई तो इंतज़ाम होगा ना। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको लेकर हम ये भी देखेंगे कि जो सरकारों का सिस्टम है, वो सरकारें, मुझे लगता है कि मंशा उनकी ज़रूर अच्छी होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब है। और किसान हर तरीके से मारा जाता है, हर तरीके से वो होता है, उसकी ज़मीनें नीलाम होती। जब सरकार को कोई प्रोजेक्ट बनाना होता, योजना बनानी होती, तो सरकार भी किसानों की ज़मीन लेती है, कुछ मुआवजा दे देती है, वो पैसे खा पी कर किसान ख़त्म कर देता है, फिर वो किसान भिखारी हो जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारे सवाल हैं। अब इस कार्यक्रम में कुछ सवाल हैं कि मौसम विभाग से हर बार आंधी बारिश की चेतावनी क्यों देर से आती है, ये ज़रा सवाल स्क्रीन पर लाए जाएं। और एआई के ज़माने में क्या मौसम विभाग में सिस्टम जो है वो क्या ये बन नहीं पाया है, जिसकी तहत ये हमें सूचना नहीं मिल पाती है? आधुनिक सुविधाओं के बावजूद समय पर अलर्ट देने में हम क्यों विफल हैं? फसलें तबाह होने के बावजूद मौसम विभाग में सिस्टम सुधार क्यों नहीं हो रहा है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इन सवाल का जवाब मौसम विज्ञानी ही दे सकते हैं। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि इस कार्यक्रम में मौसम विज्ञानी को भी ब्रेक के बाद बुलाया जाए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जो मैं मेहमानों को लिस्ट देख रहा हूँ उसमें शायद मौसम विज्ञानी आज नहीं है, तो मैं साथियों से कहूँगा कि वो ब्रेक के बाद मौसम विज्ञानी से बात करें, और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मौसम विज्ञान है वो कहाँ तक पहुँचा है। किसान जो पीड़ित है, उसका दर्द, उसके मुंह से दर्द कैसे निकल रहा है, वो सुनिए।
नुकसान हुआ है, हम लोग बता नहीं सकते। हमारे नातिन के अपनी शादी तय करे बैठे, घर में दाना नहीं था, कहा जाए हम तो फांसी लगा के मर जाएंगे। ये किसान सोच रहा है कि क्या करें क्या न करें। आप चल के आप देख ले हैं क्या है क्या नहीं, हम सब जा रहे हैं मरने। ये लोग बचा लेते तो हम फांसी लगते के मर जाते, ना हमारी शादी हो पाती नातिन की, ना हम अब तो देख के मर जाएंगे। क्या करें, हम कहे हम तो मनुष्य मरने के लिए बैठे, हमारे सामने ये गुजर रहा है कि हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। सारा चौपट हो गया भैया, कुछ नहीं बचा है। पूरे गेहूं चौपट, एक दाना घर में नहीं है खाने के लिए। तबाही मच जाएगी एक साल में। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कोई सोच नहीं पा रहे हम लोग। कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है किसानों सबसे ज्यादा गेहूं का नुकसान हुआ है। गेहूं, अब गेहूं बोया जाता है, हमारे यहाँ पानी का साधन है। 99% गेहूं की बुआई होती है, सब गेहूं है और कोई फसल नहीं है। सब गेहूं पका खड़ा था, कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल सत्यानाश हो। भैया हमने तो कर्जा लेके बुआई जुताई की थी। हाँ, और एक ही दिन में हमारा सब चला गया। इतनी वो ओलावृष्टि हुई कि एकदम पूरी फसल बर्बाद हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, फांसी लगा के, हमारे पास तो एक ही रीजन है कि फांसी लगा के खुदकुशी कर ले बाबूजी, और कोई रीजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करें। लगभग क्षेत्र में कितनी फसल होगी? कितना किसानों को नुकसान? देखो, क्षेत्र की बात ऐसी है कि इतना तो मुझे आकलन नहीं है कि मतलब क्षेत्र में कि कितनी खेती है। बहुत सारे गांव हैं। हाँ, और उसी तरह मतलब जो हमारे गांव में हुई है वो अपने गांव की हम बता सकते हैं। जी हमारा मामला खराब है, हमारे तो घुटन पानी भर जाए। हमारा तो बहुत मामला खराब है, हम तो अभी देख भी ना गए। जो समझो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करेंगे, क्या है अभी पानी पानी में कहाँ डालें। किसान गरीब आदमी है, करे क्या जाए बताइए। सरकार से क्या उम्मीद लग रही है? अरे सरकार मदद करे जो हमारी, तो हम कुछ कर सकें, लेकिन हमारी बस का कुछ नहीं। सुना आपने? इन किसानों की पीड़ा सुनकर आपका दिल भर जाएगा, कम से कम मेरा तो भर ही गया है। कैसे जिएंगे? एक वृद्ध किसान कह रहे हैं कि हमने अपने नाती की शादी तय कर दी है। कैसे होगी शादी? और इस उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में गेहूं सबसे ज़्यादा बोया जाता है, धान सबसे ज़्यादा बोया जाता है। बाकी किसान, बुंदेलखंड के किसान हैं, बुलंदशहर का एक किसान कह रहे थे कि हम तो देखने ही नहीं गए खेत को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं। जमीन पर ये किसान या तो झूठ बोल रहे हैं, या ये एआई वाले किसान हैं जिनकी हमने बाइट आज सुना दी, आपको बयान सुना दिया, या फिर ये किसी दल के होंगे जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि भाई इनका नुकसान नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। मुझे कोफ्त होती है, मुझे कोफ्त होती है। बहुत बहुत पीड़ादायक स्थिति है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग योजनाओं का ऐलान करते हैं, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन किसान को इन सब चीज़ों से बचाएं कैसे? हर बार उसकी वही गति होती है, हर बार उसकी गति कहें, दुर्गति कहें, हर बार किसान की स्थिति होती है। अब क्या सॉल्यूशन है इनका? एक एकड़ किसी की फसल नष्ट हो गई, 2 एकड़ नष्ट हो गई, क्या मुआवजा मिलेगा? कैसे वो जिएगा? किसान रो रहे हैं कि भाई हम खाएंगे क्या साल भर? 37 रुपये, 38 रुपये, 40 रुपये किलो आटा लेकर खाएंगे हम? क्या स्थिति हो गई है? ये हर बार की कहानी है, किसी एक सरकार नहीं, किसी एक दल नहीं, ये वर्षों की कहानी है। इस तरह किसान पीड़ित होता है। किसान नेता टिकैत कह रहे हैं कि ये किसानों को समझना चाहिए कि खेती घाटे का सौदा नहीं, बल्कि दिल्ली की जो कलम है वो बेईमान है। दिल्ली की सरकार को कह रहे हैं कि भाई वो जो कलम चलती है ना किसानों के हित में, वो बेईमानी करती है, वो एग्री उद्यमियों के चक्कर में चल जाती है, वो खाद वालों, फैक्ट्री वालों के हित में चलती है, वो किसानों के हित में नहीं चलती। ये कह रहे हैं टिकैत साहब। खैर, इस चर्चा में हम मेहमानों का परिचय कराते हैं। शांत प्रकाश जाटव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आ गए हैं। देश और दुनिया के जाने माने एग्री एक्सपर्ट, प्रधानमंत्री की एमएसपी कमेटी के सदस्य विनोद आनंद जी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत विनोद जी।
गुणवंत पाटिल महासचिव हैं, AIKCC के किसान नेता हैं और आप भी MSP कमेटी के सदस्य हैं। ठाकुर गुनी प्रकाश भारतीय किसान यूनियन मान के वरिष्ठ नेता हैं, MSP कमेटी के सदस्य, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अशोक कटियार साहब हैं, निदेशक आलू विकास एवं विपणन संघ उत्तर प्रदेश, ये सहकारी संघ है, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। भगत सिंह बुंदेलखंड से हैं, हमारे बांदा के ब्यूरो चीफ हैं और खुद भी एक किसान हैं और भगत सिंह की तमाम फसल भी इस जो प्राकृतिक विप्लव है इसमें तबाह हो गई है। तो भगत सिंह एक पत्रकार के तौर पर भी हैं, एक पीड़ित किसान के तौर पर ही इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अनिल मिश्रा एक पीड़ित किसान है हमारे साथ में और ब्रजेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपसे सीधे शुरुआत करता हूं कार्यक्रम की। बताइए ये किसानों की व्यथा कैसे चलेगा, क्या होगा? अब तो मैं सवाल भी पूछने में मेरा मन अजीब सा हो रहा है कि ये पूरे बयान बाइट करुण क्रंदन देखकर तो मैं बहुत आहत हूँ। ये क्यों नहीं सुधर पा रही है? पहले की तमाम सरकारें रहीं, वादा करती रहीं किसानों की स्थिति सुधारेंगे। आप भी केंद्र राज्यों में 12 साल से 13 साल से हैं, आपने भी यही वादे किए थे। हर बार किसान की यही कहानी रहेगी क्या? शांत प्रकाश जाटव। जाटव जी, पहले की तमाम सरकारों ने वादा करती है किसान। शांत प्रकाश जाटव जी, जरा आप आवाज बढ़ाई जाए शांत प्रकाश जाटव जी की। आपने भी यही बातें की थी, हर बार किसान की यही कहानी रहेगी। शांत प्रकाश जाटव, शांत प्रकाश जाटव का ऑडियो नहीं मिल रहा है मुझे, इनका ऑडियो ठीक किया जाए, इनका ऑडियो ठीक किया जाए, ऑडियो ठीक किया जाए। भगत सिंह, बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति क्या है और आपकी अपनी खेती का क्या हाल है? भगत सिंह बोलिए। आपकी बात पूरी नहीं सुनाई नहीं दे रही थी मुझे। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए जाटव जी, बोलिए। आपके विषय को समझ पा रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रही, कृपया बंद कर लें। शांत प्रकाश जाटव जी बोलिए। जाटव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा सवाल है, किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी जाटव जी, ये मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, जाटव जी को बाद में लेते हैं। बोलिए भगत सिंह, भगत सिंह क्या स्थिति है बुंदेलखंड की और आपकी अपनी खेती बाड़ी की? तो दिख रहा है लेकिन टीवी का ही नहीं आ रहा है। भगत सिंह, भगत सिंह सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए, क्या स्थिति है बुंदेलखंड की और आपकी अपनी खेती बाड़ी की? दुर्गेश जी, मैं आज के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि के न्यूज कम से कम किसानों के लिए बार बार मुद्दे उठाता है। अगर आज हम बुंदेलखंड की बात करें, आज हम अपनी खेती की बात करें, तो आज की किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हालात बद से बदतर है। लगभग 70% यहाँ की फसल पूरी तरीके से चौपट है। 3 सवाल किसान के सामने बहुत विकराल खड़े हैं। पहला कि बैंकों से जो हमने लोन लिया था, KCC ली थी ताकि अच्छी फसल पैदा कर सके, उस लोन को अब चुकाए थे। ये था कि बेटी इंटर पास कर के बैठी है, उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, फसल आ रही है, अच्छी फसल होगी, तो उस फसल से हम बेटी क्या कहीं अच्छी जगह एडमिशन कराएंगे। एक ये सवाल है कि अब उसकी पढ़ाई का क्या हो। तीसरी चीज ये है कि ठीक है, हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपना पेट तो भर लेंगे, लेकिन अगले साल फिर से खेती करनी है। अभी हम कर्ज भरे नहीं हैं, दोबारा से कर्ज कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम ये जो हमने 10,000 रुपए के कुंतल का चना लेकर के, मसूर लेकर के, गेहूं लेकर के हमने बुआई की थी, तो जो लाइन में पूरा रात लग करके हमने खाद इकट्ठा की थी, वो खाद का इस्तेमाल करके हमने खेती की थी, आज ये पूरी तरीके से बर्बाद है। उस खाद का पैसा कहाँ से आएगा? जो ट्रैक्टर की जुताई दी थी, वो जुताई का पैसा कहाँ से आएगा? एक बड़ा सवाल एक मेरा नहीं है, ये खासकर बुंदेलखंड के हर उस किसान की व्यथा है
जो आज अपनी परेशानी से रो रहा है। हालात ये है कि किसानों के को अटैक आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको कानपुर रिफर किया गया है, बहुत बद से बदतर हालात है। अब समस्या ये है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। लगातार यहाँ राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं, कभी है बसपा वाले, कभी है सपा वाले, कभी है समाज सेवी। किसानों के लिए सिर्फ एक मांग है कि किसी भी तरीके से इनको जो मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए। सरकार एक खेल ये करती है, जिस समय खेती के बुआई का सीजन होता है उस समय तो पैसा लेकर के सबका किस्त भर दी जाती है कि आपको बीमा कराना है। अब जब ऐसे हालात है, अब ऐसे हालात में हम किसके सहारे बैठे, कहां पर जाए कि हमें बीमे की वो रकम हमको मिले, कहां से मिले, और मिलेगी भी तो कम मिलेगी, कितना मिलेगी कुछ कह पाना मुश्किल है। बहुत बदतर हालात है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि हर जगह के जिला अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ फसल बहुत अच्छी हुई है। दुर्गेश जी, यहाँ एक बड़ा खेल होता है जी। जो सरकारी विभाग है, जो कृषि विभाग है, वो एक अच्छे खेत को खोज करके पूरे जनपद में उसकी क्रॉप कटिंग कराता है और उस क्रॉप कटिंग को ही पूरे जनपद की पैदावार मानी जाती है। हालात ये भारत का कृषि मंत्री कहता है हमारे देश के किसान खुशहाल है। भारत का कृषि मंत्री कहता है कि अन्नदाता की आय 2 गुनी नहीं 8 गुनी बढ़ चुकी है। अरे कम से कम संसद जैसे पवित्र जगह पर बैठ करके इस तरह के बेतुके और झूठे बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, कृषि मंत्री। ठीक है भगत सिंह, मैं लौटूंगा। बड़ी बुरी स्थिति है। अनिल मिश्रा जो दूसरे किसान हैं उनकी तरफ जाएंगे। अनिल मिश्रा, आपके इलाके में क्या है? भगत सिंह ने तो कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ों में झोल है। क्रॉप कटिंग इन्होंने कहा कि भाई एक अच्छा खेत दिखा के पैदावार डीएम दिखा देते हैं, बहुत अच्छी हुई, किसान मर जाए, फांसी लगा ले, हार्ट अटैक हो जाए, कोई लेना देना नहीं। अनिल मिश्रा, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस किसानी के समय में जो हमारे ऊपर एक आपदा आई है उस पर आपने अपने चैनल पे ये कार्यक्रम दिखाया। इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। दूसरा यह है कि किसानों की जो फसलें हैं इस बेमौसम बरसात और आंधी की वजह से, मैं कल जब सुबह अपने खेतों पर पहुंचा तो मेरी चने की फसल 4-5 खेत दूर उड़ गई थी। अब मैं कैसे जानूं कि ये मेरी फसल है कि किसी अन्य किसान की फसल है? एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। इसके बाद वो फसलें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, उनको कैसे हम अपने घर ले जाएंगे और सरकारें सर्वे किस आधार पर करेंगी, उस स्थिति का आता पता नहीं है। और ये बेमौसम बरसात लगभग हर साल का बन गया है। तो जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, सरकार को निश्चित तौर पर कोई ठोस कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि हम लोग किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। केवल संसद में भाषण दे देना या अधिकारी जो लीपापोती करके सरकार को अपने आंकड़े भेज देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए और सरकार का और किसान के बीच में जो तारतम्य है वो गड़बड़ा देता है। क्योंकि किसान कुछ कहता है, अधिकारी अपनी मनमाफिक रिपोर्ट भेज देते हैं ऊपर। अच्छा, जो नेता बैठा है, जो मुख्यमंत्री बैठा है, जो मंत्री बैठा है, जो जिम्मेदार अफसर बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं किसान का ही लड़का है जी। अच्छा, जब अपने पदों पर पहुंच जाता है तो किसानी की जो दुर्गति है और किसानी की जो नुकसान है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आखिरकार हम दर्द समझाएं किसको? कौन समझेगा कि वो किसान जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है, जिसको कल को उसके बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम है, किसान ने किसी से कर्जा लिया है, साहूकार उसके सिर पर खड़ा हुआ है, जैसे अभी जी बता रहे थे। तो उन किसानों की जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक बुंदेलखंड में तो खासकर बहुत बदतर स्थिति है। किसी किसी जगह पर इतना ओलावृष्टि हुई है कि पूरी तरह से फसलें जमींदोज हैं। जैसे आप बता रहे थे कि फसलें खेत में तालाब पानी में इतना भर गया कि तैर गई। अब चना और गेहूं जैसी फसलें किसान के खेत में एक बार तैर गए। हम सरकारी खरीद केंद्र में गेहूं बेचने जाते हैं तो उनका एक अपना मानक है स्वच्छता का, नमी का, वो वहां से रिजेक्ट करेंगे तो हम आढ़तिये के पास जाएंगे, आढ़तिया अपना रेट लगाएगा और वो रेट लगाएगा जो हमारा लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाएगा। जी जी। तो बहुत बड़ी विडंबना की स्थिति है, बहुत बड़ी कठिनाई है। निश्चित तौर पर इस पर जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और गंभीरता पूर्वक विचार करके वास्तविक रिपोर्ट जो जमीन की स्थिति है, जमीनी स्थिति है, क्योंकि विपक्षी दल कहेगा कि बहुत नुकसान हुआ है, सत्ता पक्ष कहेगा कि नहीं नुकसान उतना नहीं हुआ और सरकार अच्छा कर रही है।
ये सब आपस में राजनीति में न उलझे। किसानी और किसान को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके वास्तविक उन्नति के लिए हमको प्रयास करना होगा। ठीक बात है। किसान खुशहाल होगा, और नहीं तो किसानी उस दिन में बिल्कुल निश्चित तौर पर न तो कोई किसानी को रुझान करेगा। हमारे बच्चे किसान से मजदूर हो गए हैं, अब मजदूर से बदतर स्थिति की ओर जा रहे हैं। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अनिल मिश्रा ने बेहतरीन बात कही। वो उन्होंने कहा कि भाई हम जब सुबह अपने खेत में गए तो उनकी चने की फसल उड़ चुकी थी। अब वो पता नहीं किसके खेत में जाके गिरे, वो कह रहे हैं हम किसके यहाँ क्लेम कर दें जाके कि ये मेरी फसल है। इस तरह की चीज़ें जो बैठे हुए लोग हैं ना, शासन सत्ता के जो सेक्रेटरी हैं, जो अनगढ़े मिनिस्टर हैं, किसान का बेटा, उसको मैं दोष नहीं देता। अगर किसान का बेटा कोई नेता है, मिनिस्टर, तो वो जानता है, वो जानबूझकर महसूस नहीं करना चाहता। लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह भी कुछ होता है, तो उसको क्या कहें हम? वो कह रहे हैं कि हम क्या अपनी फसल कहाँ क्लेम करें, किस किसान की खेत में जाकर कहें मेरी, उड़ गई फसल, पूरा साल भर की मेहनत ही उड़ गई। इस तरह के इश्यूज जो हैं ये ऊपर तक जा नहीं पाते हैं। और किसान, जैसा अभी हमने सुनवाया अभी कि बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि भैया अब क्या करें, मरने के सिवा क्या रास्ता है। हम किसानों से इस मंच के माध्यम से अपील करेंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं, आप इस तरह का कोई कदम मत उठाइए। मैं फिर कहूँगा कि सरकारें किसानों का साथ दें। एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक से लौट आए और सवाल यही है कि अन्नदाता का विधाता कौन है। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जाटव जी, कैसे काम चलेगा? किसान बदहाल स्थिति में है, अगर कोई चीज़ अचानक कोई आपदा आ जाती है तो वो सब बर्बाद हो जाता है। बीमा कंपनियां साथ देती नहीं हैं। जो जिला कलेक्टर बैठे हुए हैं देश में जगह जगह, वो सब हरा हरा सावन, वो जैसे नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है उत्तर भारत में कि सावन में एक जने अंधे हुए तो उनको हरा ही हरा दिख रहा था। तो इन कलेक्टरों को सब हरा ही हरा दिखता है, कहीं कुछ नहीं दिखता कि कोई गड़बड़ खराब है। वो उनको अच्छी रिपोर्ट भेजनी है, अपना प्रमोशन लेना है, तो वो कहते बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो रहा, बहुत अच्छी फसल हो रही। कैसे किसान के साथ सरकारें कैसे खड़ी होंगी, ये सवाल है। शांत प्रकाश, देखिए, ये जो 2-3 दिन जो बारिश से यहाँ की जो फसल केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों की भी फसलों को हानि हुई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, और ऐसे में हमें हर हालत में उन किसानों की चिंता करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, और कुछ यहाँ पर प्रतिनिधि जो है अन्य दलों के भी बैठे हुए हैं, कुछ बड़े किसान भी बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप लोग जिस प्रकार से अपनी फसल बोते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं, उन सब चीजों के लिए सरकार जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। उसमें बीमा योजना में बीमा कराएं, ताकि इस प्रकार की दैवीय आपदा के समय कम से कम जो है वो बीमा के माध्यम से हमारा नुकसान थोड़ा बहुत तो कम से कम कवर हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम लोन भी लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और बीमा ना होने की सूरत में हमारे सामने थोड़ा क्या बहुत कठिन जो है समय आ जाता है। तो ऐसे में चूंकि किसानी जो है पहले, आज से 10 साल 11 साल पहले किसानी का काम जो था वो बहुत रिस्की था। आज उतना रिस्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से रिस्क मुक्त हो गया है, मगर आज उतना रिस्क नहीं है जितना पहले था। आज पारदर्शिता है, बीमा योजनाएं जो है। सर, बीमे का पैसा कौन देगा? प्रीमियम कौन देगा सर? जाटव सर, शांत प्रकाश सर, 30% बीमा कवर है। जाटव जी, बताएं पूछिए। जाटव जी, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, बीमे का प्रीमियम कौन देगा? जिस किसान के पास बीज के पैसे नहीं, खाद के पैसे नहीं, वो प्रीमियम कौन देगा उसका? देखिए, 1 से 1.5% प्रीमियम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जब आप किसी
साहूकार से लोन लेते, किसी बैंक से ऋण लेते हैं, तो वो पैसा जो है वहां से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1% 1.5% भी पैसा नहीं दिया जाएगा। और जहां पर छोटी जो जिनकी जोत है, उन लोगों को जिनके बीमा नहीं है, उनको सरकार मुआवजा भी दे रही है। ऐसा नहीं है, मगर बीमा तो कराना पड़ेगा। फसल, अगर हमें मालूम है कि बारिश का मौसम में क्या नाम है, गर्मी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर कब परेशानी पैदा हो जाए, तो उस वक्त में आपको ये जागरूकता ठीक पैदा है, करनी होगी ठीक है। किसानों के मध्य, ताकि जो है वो बीमा कराएं, और ऐसी के परेशानी के समय में वो बीमा जो है उनको अच्छा, एक बात राहत और दे। बताइए, एक बात और बताइए कि मौसम विज्ञान हम बहुत आगे बढ़ गया है। इन 12 सालों में मौसम विज्ञान और आगे बढ़ गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपने कहा ना कि 11-12 साल पहले किसानी बहुत रिस्की थी, अब नहीं है। तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि मौसम विज्ञान भी 12 साल पहले बेकार था, अब बहुत अच्छा हो गया है। AI के ज़माने में क्या हम प्रायर सूचना किसानों को दे पा रहे हैं? बहुत प्रायर। क्या ऐसा हमने देश भर में कोई सूचना तंत्र तैयार किया है जिससे किसानों को पता चल जाए कि भाई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ओले बारिश होने वाली है, 20 दिन बाद? और पता चल जाने महत्वपूर्ण नहीं है, किसानों तक उसको ट्रांसमिट क्या हो पा रहा है? क्या ऐसी स्थितियां हैं क्या जाटव जी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आज 1 महीना तक का जो है हमारे मौसम विज्ञानी ये खबर दे पा रहे हैं कि किस समय में कहाँ पर कितनी बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति रहने वाली है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। हाँ, ये जो सूचना है उसकी जागरूकता, या उसको बहुत ज्यादा उससे लेना, क्या नाम है, कंसीडर करना, इसमें सर, लापरवाही किसान हो सम्मान सकती है निधि आप लोग कि देते हमारे हैं। किसान कर सर, पा रहे हैं। किसान सम्मान निधि मगर आप लोग देते हैं। मगर किसान को, मगर जो हमारे मौसम विज्ञानी जो हैं वो सूचना दे रहे हैं। सर, सूचना जाटव सर, स्पष्ट रूप से कई दिन जाटव पहले सर, हम देख रहे हैं। जाटव सर, हाँ, आप किसान हाँ सम्मान जी, निधि देते हैं, खटाक से मैसेज आ जाता है। इसका मैसेज क्यों नहीं आता लोगों के पास? क्योंकि किसान सम्मान निधि से हाँ, आपको वोट मिलेगा सर, और इससे किसान बर्बाद होगा, बिल्कुल तब भी ठीक, आप ही के पास आएगा सर। बिल्कुल इसका ठीक मैसेज बात क्यों है। नहीं ये जाता कि आपका बहुत 15 अच्छा दिन बाद सुझाव मौसम है। खराब होने वाला, अपनी फसलों को संभालो और सरकार ये मदद करेगी फसल संभालने में? आपका क्यों नहीं मैसेज बिल्कुल जाता है ठीक इसका? बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आपका ये सुझाव जो है, अब बिल्कुल जो है ना, ये कंसीडर किया जाना चाहिए। और अभी मुझे ये स्थिति का नहीं मालूम है कि उनको टेलीफोन पर SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है या नहीं, मगर हाँ, आगे ये दी जाए, उसके लिए मैं इस बैठक के बाद में, डिबेट के बाद में, मैं स्वयं जो है ना सरकार को पत्र भी बहुत लिखूंगा। धन्यवाद, और मैं समझता हूँ कि ये चीज जरूर जो है ना बहुत क्रियान्वित धन्यवाद। की जानी मैं चाहिए। आपकी इस मन से प्रशंसा करता हूं। अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपका स्वागत है। मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि किसानों को वक्त पर सूचना, वक्त से पहले, 1 महीने पहले सूचना मिल जाए। और जिले के कलेक्टर ये भी व्यवस्था करें कि भाई उनको क्या हम सहायता कर सकते हैं। गुणी प्रकाश जी हमारे साथ लगे हुए हैं, लगातार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। गुणी प्रकाश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भाई बीमा कराइए, तो आप लोग बीमा क्यों नहीं कराते? बाद में किसान माथे पर हाथ रखकर रोता है। दूसरी बात, क्या मौसम के बारे में प्रॉपर किसानों को सूचना मिलती है क्या? गुनी प्रकाश जी। चौहान साहब, सबसे पहले बात यह है जो हमारे नेताजी ने कहा है, हम फसल बीमा योजना के और 3, एक तो केंद्र सरकार उसमें हिस्सेदारी, एक है राज्य सरकार की और एक किसान। तीनों जब तक पैसे नहीं भरेंगे तब तक कंपनी उसका क्लेम नहीं लेगी। दूसरी बात, जब हम उसका कर लेंगे, करने के बाद जब वहां कोई खराबा आएगा, बारिश आएगी, ओलावृष्टि होगी, दूसरी, हम जाए कहाँ? अगर हम बैंक के पास जाएंगे कि हमने आपका बीमा करे, वो कहेगा कि आप ऐसे ऐसे कमेटी बनी, उसके पास जाएंगे। DC के पास जाएंगे कि हमारी ऐसे फसलें होगी। ये जो इनका जो कमेटी है वो ढूंढी नहीं मिलती पूरे हरियाणा में। और आपका तो मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री के खुद उसके इलाके में आज तक वो मुआवजे के लिए धरना दिए बैठे हैं। सरकार की व्यवस्था यह है, या तो राज्य सरकार नहीं उसमें देगी या केंद्र सरकार नहीं देगी। और इस तरह की दूसरी बात
जब हर जगह बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो किसानों ने अब तंग आके जोड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप इच्छा से किसी ने करना है ना करना है, उसका भी ओटीपी। अब किसान के पास, अब आदमी के पास तो फोन नहीं है, उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन पहले जैसे हमारे यहाँ नुकसान होता था, हम डीसी के पास जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार का तहसीलदार पटवारी आके हमारे को मुआवजा दे देते। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है, ये कंपनियों की लूट है, और उसके लिए लूट मैं का सहमत कारण है हूं, मैं सरकार सहमत की हूं गुणी प्रकाश, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। ये लुटेरे हैं। हाँ जी, बोलिए। नहीं साहब, बताऊं, जो पैसा आएगा ये सारे आंकड़े हैं। आंकड़े में भाई कितना मुआवजा मिला, कितना उनका लाभ हुआ, उसमें उनको ठेली जाती है सरकार के नेताओं को। उसके कारण वो कंपनी के पास कोई ऐसा कानून नहीं बनाते भी जिसका नुकसान हुआ वो फोटो उतार के और वो जाए। वो असली बात तो किसानों को यही नहीं पता क्लेम कहाँ करना, उसके लिए इन्होंने कोई ऐसी। अच्छा, दूसरी बात, मैं अगर बीमा करूंगा मेरे को रसीद नहीं दी जा रही। मैंने बैंक में मैं इसके इसीलिए अपने आप उन्होंने बिल मेरा काट दिया, और किसान को ये भी पता नहीं तेरा कितना कटा कितना ना कटा। और उसके जो सरकार है उसमें बड़ा बड़ा चंदा इन कंपनियों का ले जाता, और जब मुआवजे के बाद किसान की कोई पूछ नहीं होती। किसान अभी अभी हरियाणा में लगभग 10 जिलों के अंदर पकी हुई फसल पे ओलावृष्टि हुई, प्रधान नुकसान होया। लेकिन अब हमारे साथी पकी हुई पे अगर बैंक में जाएंगे कहाँ दिखाएंगे, उसका कंपनियों ने अपने पैसे करोड़ों करोड़ रुपए बना लिए, और वो एक लूट का तंत्र है। उसमें हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियां, कोई गुजरात से आई हुई है, कहीं से आई हुई है हमारे पास। दूसरी बात यह है कि किसान को अहसास करके, किसान के पास क्या आत्महत्या करेगा। आपने अभी अभी दिखाया, बहुत किसान आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आई हुई मुंह में से आई हुई फसलें। और इसमें कोई गरीब अमीर का सवाल नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती करने वाले बहुत लोगों ने तो 80-80 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पे जमीन ली हुई है। अब उनको बर्बादी के अलावा कोई कारण नहीं है। सरकार की कोई मदद नहीं। सरकार कहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा लेंगे, और प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का यही नहीं पता कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। गुणी प्रकाश जी मैं आऊंगा, बड़ा सवाल है। शांत प्रकाश जी रिस्पॉन्ड करिए 20 सेकंड में, फिर मैं विनोद आनंद के पास जाऊंगा कि नीतियों के स्तर पर कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे ना कि किसान को एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलने का विषय। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि सरकार द्वारा जो है किसान को एसएमएस के माध्यम से 5 दिन पहले जो है मौसम का अपडेट दिया जाता है, बारिश आंधी ओलावृष्टि के संबंध में अलर्ट। इसके अलावा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है किसान सुविधा ऐप, इनके माध्यम से भी लगातार सूचनाएं मिलती हैं, और कुछ ये आकाशवाणी, टीवी और रेडियो के माध्यम से भी सूचनाएं मिलती हैं। तो कहीं लापरवाही ना हो, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें भी आपस में एक दूसरे को सचेत करना चाहिए, ताकि जो सूचनाएं मिल रही हैं या किसी न किसी कारण से नहीं पड़ी हैं तो वह लोग सचेत हो जाएं। मगर चूंकि जब फसल खड़ी है तो उस वक्त में अगर ओलावृष्टि की कोई सूचना आई है और उस वक्त उस फसल को ना तो वो, चूंकि वो पकी है और ना हम उसको काट सकते, तो उस वक्त में फसल के बिगड़ने पर हमें केवल बीमा ही एक जो कवच है उसी का लाभ मिल सकता है, उसी के माध्यम से ही हमें इसका लाभ मिल सकता है। और जो अभी गुनी प्रकाश जी ने बात कही है, बिल्कुल ठीक, इनका पुराना अनुभव है जिसके कारण से आज आप जो है भयभीत हैं, क्योंकि पुराने समय में लोगों को 2-2 साल तक मुआवजा नहीं मिलता था, 2-2 साल तक जो बीमा होता था वो नहीं मिलता था। आज वो चीज नहीं है सर। 12 साल हो गए आपको, अब कितना पुराना पीछे जाएंगे। और हर एक ऐप पर जो है आप प्रधानमंत्री शिकायत के तमाम ऐप हैं, और इसको चेक करा लीजिएगा सर। जाटव सर, आप चेक करा लीजिएगा। मैं भी एक किसान हूं, मेरा भी फोन रजिस्टर्ड है, और मेरे पास आज तक जीवन में कुछ नहीं आया। जितने लोग बैठे हैं किसान, पूछिए किसी के पास कोई मौसम का अलर्ट आता है क्या? नहीं आता। किसान सुविधा ऐप आपके पास है?
ये सब कागजी किसान बातें हैं, सुविधा कागजी ऐप बातें आप, हैं। आपने गांव का डाउनलोड किसान किया जो हुआ बेचारा है, यदि अंगूठा नहीं है लगा तो देता है आप ज्यादा उसे पैसे में, डाउनलोड किसान कर सुविधा ऐप नहीं चला सकता है वो। आप उसको प्रॉपर मैसेज आपको आप देना सब पड़ेगा, रील देख रहे हैं साहब, देना पड़ेगा आप उसको। रात दिन रील देख रहे हैं, आप रात दिन जो है ना टीवी पर, ये जो मोबाइल पर जो है ना एंड्रॉइड फोन लेकर के तो आप, मोबाइल से एडवांस चलाइए फोन लेकर किसानों के को ना काम सर, कर फिर रहे हैं। मोबाइल से और चलाइए आप आप। कह रहे हैं थैंक आपके यू। उस पे मैं विनोद इस आनंद पे के पास जा रहा हूँ, सूचना मैं नहीं विनोद मिली आनंद के पास जा रहा हूँ। मान लो नीतिगत किसी बातें छोटी कुछ दूर होंगी। के मोबाइल किसान को नहीं मोबाइल मिल से रहा है। किसानी नहीं चल पाएगी खाली। मोबाइल पे आप बताते रहिए ये है ये है ये है। अरे किसान को कुछ करिए ना सर। विनोद जी, नीतिगत करें, स्तर जरा पर कोई बताएं। प्रॉब्लम है क्या विनोद जी? नहीं, आप एक बात बताएं, क्या करें, या पहले की सरकारों ने जो दे रखा मैं था क्या पहले वो की छीन बात ही लिया नहीं है? कर रहा हूँ सर, हर एक चीज में सुविधा पहले को दी जा जाने रही है। दीजिए ना। और आप उनके यहाँ पर कर्म सुझाव अच्छे दें। नहीं थे, उनके कर्म अच्छे नहीं थे, आप इसलिए नहीं है वो। सुझाव दें। आप हैं 12 साल से। पहले के किसान, जो पहले की सरकारें थी, उनके कर्म अच्छे नहीं थे। आपके कर्म अच्छे हैं, आप आए ना, आप ठीक करिए ना इसको। पहले पहले पे क्यों डालेंगे कि नेहरू जी ने ऐप नहीं बनाया? भाई उससे क्या लेना देना हमारा? जो 12 साल से आपकी सरकार है, आप आपसे जब आपकी जवाबदेही है। ऐप है, अगर उस पर सुझाव देना है तो मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं कि हमारी प्रत्येक किसान को जैसे किसान सम्मान निधि का मैसेज आ जाता है, वैसे ही उसको मौसम की जानकारी मिलनी चाहिए। ये सुनिश्चित कराइए, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इसीलिए आपकी मैंने प्रशंसा की। ये सुविधा है और मैसेज नहीं जाता सर, मैसेज नहीं जाता सर, माफी चाहता हूं मैं, माफी चाहता हूं, मैसेज नहीं जाता सर, माफी। विनोद जी बोलिए। विनोद जी देखिए क्या है ना कि एक बहुत अच्छा शेर है, मैं वहां से शुरू करता हूँ। किसानों का दर्द तो इतना ज्यादा है कि में शेर और शायरी अच्छी लगती है क्या? नहीं, सुन लीजिए ना, वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है भाई, उनको बोलने दीजिए, वो एक्सपर्ट है, बोलने दीजिए उनको। आपकी बात पूरी सुन ली गई। हम दुख पर बात कर रहे हैं, हम किसानों के दुख की बात कर रहे हैं। वो दुखी वाली शेर ही पढ़ रहे हैं, वो शेर दुख वाला ही पढ़ रहे हैं। बोलिए क्या आवश्यकता है शेर पढ़ने की? लगता है कि समस्याओं के निवारण की बात करें और हम किस तरीके से। सर उनको तो बोलने दीजिए ना, सर उनको बोलने दीजिए, वो एक्सपर्ट हैं, वो नेता नहीं है। शांत प्रकाश जी वो नेता नहीं है। शांत प्रकाश जी आप शांत हो जाइए, शांत प्रकाश जी प्लीज, शांत प्रकाश जी आप शांत हो जाइए प्लीज। वो नेता नहीं है, वो एक्सपर्ट है विनोद आनंद। बोलिए विनोद आनंद। मुझे लगता है शांत प्रकाश जी अभी शांत हुए हैं, इनको जानकारी मेरे प्रोफाइल के बारे में नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, मैं देश की सबसे जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ अपना योगदान देता हूं। और मैं आपके पक्ष में या किसान के पक्ष में ही बोलूंगा, जो किसान का पक्ष नहीं है वो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं शायर जरूर हूँ और शायरी जरूर आपको सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। शायर ऐसा है कि मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। देखिए क्या है ना कि आप कुछ भी कर लें, जो अर्बन नक्सल है या जिनको सिर्फ विरोध करना है वो तो सिर्फ विरोध करेंगे। इतना ज्यादा रिफॉर्म हुआ है और इतनी ज्यादा, अभी तो बरसात हुई है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और अभी आप तुरंत कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। आपने तय कर दिया, अभी आपने तय कर दिया कि डीएम झूठा है, अभी आपने तय कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट सब किसान के अगेंस्ट है। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये अच्छा डिबेट रखा गया है, लेकिन जो रचनात्मक चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए साहब, ऐसा है कि पूरी जानकारी आज की नहीं, 7 दिन की जानकारी ये उपलब्ध भी है। और वो जो किसान रजिस्टर्ड हैं फसल बीमा में, जैसे गुनी प्रकाश जी ने कहा कि जिनका तीनों तरफ से जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया है, यानी कि जिसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, जिसके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया, उसके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे भी और एसएमएस पे भी सूचना गई है। आपसे बात करते करते मैंने चेक कर लिया और करीब 25 से 30 किसानों का मैसेज मेरे पास शाम के 5 बजे के बाद से अब तक आ गया है। तो ये आपका कहना बिल्कुल न्यायोचित गलत है कि अगर आपके मोबाइल पे नहीं आया, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। आप जब टैक्स पेयर हैं तो आप किसान नहीं हुए। अब फिर इसको चर्चा को मत ले जाइए। सुनिए विनोद जी चर्चा को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो बहुत सारी बातें फिर मैं कहूंगा। किसान सम्मान निधि आपको कैसे मिलेगी? आप तो टैक्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं सैकड़ों दिखा दूंगा विनोद जी, ये बात मत करिए। लोगों को सूचना मैं अपने गांव के, अपने घर के आसपास, मैंने उसको क्लेम भी नहीं किया, मैंने किसान सम्मान निधि को क्लेम भी नहीं किया, मैंने क्लेम भी नहीं किया विनोद जी। और आप लोगों ने शब्द सीखा है अर्बन नक्सल, पश्चिमी विक्षोभ, आपने जो एक शब्द सीख लिया अर्बन नक्सल, और उसी पे पूरा किसानों को निपटा देते हैं आप। पश्चिमी कोई मतलब नहीं है, वो हर 2 घंटे में बदलती है। अगर उस विंड पैटर्न को आप देखेंगे,
दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी पश्चिम विक्षोभ को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। कई वायुयान उसमें फंस जाते हैं आसमान में चलते चलते। कृपया शांत हो जाइए, अगर कोई पीछे से बोल रहा है प्लीज। सरकार ने सूचना नहीं, सरकार ने सूचना दी, लेकिन उन अर्बन नक्सल्स का, अब नक्सलिज्म जीरो हो गया है, उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कि किसानों का दर्द समझिए और किसानों को सारा कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा जो विकसित भारत में किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। जो आपके समस्याएं हैं, सरकार उसके बारे में बिल्कुल जागरूक है, जानती है। एआई कोई ऐसी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके माध्यम से तुरंत 2 मिनट में गिली गिली गो हो जाएगा। सारा डेटा है, डीजीएस टेक का डेटा है, इसरो का भुवन है, हर चीज में टेक्नोलॉजी अच्छी है। लेकिन जब किसानों को मार्केट से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी जोड़ो तो सारी टेक्नोलॉजी बेकार है। ऐसा नहीं होता है। कितने दिनों पहले विनोद जी हम दे सकते हैं? विनोद जी अब 2-3 सवाल हैं। आपकी बातें हमने सारी हमारे दर्शकों ने सुन ली। 2-3 सवाल हैं। हम कितने दिनों पहले मौसम की जानकारी दे देते हैं? कितने दिनों पहले? 7 दिन पहले 7 दिन पहले दे देते हैं। उनको वीकली मैसेजेस जाते हैं। किसको? किसान को 52 मैसेजेस। कौन से किसान? सप्ताह होते हैं। कौन से किसान? और उनके एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से विनोद जी वो कौन से किसान है जिनको मैसेज जाते हैं? वो जो जुगनू है वो टिमटिमाते रहे, सूरज बदलेगा। विनोद जी आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अपनी बात कर ली। आप सूरज हैं, जुगनू टिमटिमा रहे हैं, सारे लोग यहाँ जुगनू हैं, वो बात आप छोड़ दीजिए। बात ये करिए कि वो कौन से किसान है विनोद जी जिनको मैसेज जाता है। मैं कल फिर आऊंगा इसी डिबेट में और आपको बुलाऊंगा और आप भी किसान लेकर आइएगा। सुनिए, आप भी किसान लेकर आइएगा। मैं भी अपने संवाददाताओं से कहूंगा किसानों के साथ खड़े हैं वो, मैं पूछूंगा उनके पास मैसेज गया कि नहीं गया। सारे लोग टैक्स पेयर नहीं विनोद बना के भेज दूंगा और जिनके उन पर कार्रवाई होगी, जिन किसानों को सहयोग मिलेगा, जिन किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा और जिन को मुआवजा मिलेगा। वैसे किसान को मुआवजा देने वाला दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं है, लेकिन उनको जो सहयोग मिलेगा उन सब की सूचना मैं आपके माध्यम से, धन्यवाद, अलग प्रोग्राम रखिएगा, मैं सब आपको धन्यवाद। बोलिए, हमारे साथ अशोक कटियार जुड़े हुए। अशोक कटियार बोलिए भाई, ये सब मैसेज जाता है, सारी चीजें हो रही हैं और जो सवाल उठाएगा वो अर्बन नक्सल है। वो अशोक कटियार बोलिए, आप भी अर्बन नक्सल की श्रेणी में, आप भी सवाल उठाते हैं, बोलिए। स्थिति दयनीय है साहब। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि शर्म उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है। जिम्मेदार लोग जब हमें तो बड़ा ताज्जुब होता, कह दिया कि 8 गुना किसान की आमदनी बढ़ गई। हिम्मत है मोदी जी में, हिम्मत है योगी जी में, हिम्मत है कृषि मंत्री जी में, तो आए सातनपुर मंडी फरुखाबाद में कहें आके कि हमारी 8 गुना बढ़ गई है। सब किसान रो रहे हैं, परेशान हैं, सबका स्वागत है और किसान के ही वोट से बनते हैं। घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है। हम तो लोग सब आसमानी संकट। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अशोक कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार के लोग कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। हम योगी जी को भी दे रहे हैं, हम तो 7 गुना बढ़ गई। किसान की हालत देखें, आके उत्तर कानपुर आ जाए, बिल्लौर, किसी मंडी में खड़े होके आके किसान की क्या हालत हो रही है। तबाह है किसान। ठीक है। भगत सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी विनोद आनंद जी कह रहे थे कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, यानी अभी तूफान आया है, अभी मुआवजा मिलेगा। मैं विनोद आनंद जी से बता दूं कि बच्चा अभी नहीं पैदा हुआ, बच्चा पिछले 5 साल से लगातार हर मौसम में पैदा होता चला रहा है। आप अभी के आंकड़े बता रहे, 5 साल से बता दीजिए, 5 साल में दिया क्या है आपने कितने लोगों को दिया है? रह गई, आप कहते हैं किसान सम्मान निधि के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। मेरा खुद का, मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ विनोद आनंद जी, मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, छोटा किसान हूँ। आज तक अभी 2 साल पहले तक तो मुझे सम्मान निधि मिली, लेकिन इधर 2 साल से, जबकि मैं 3 बार खाता खुलवा चुका किसान सम्मान निधि पाने के लिए, लेकिन इधर 3 साल में नहीं मिली। दूसरी चीज, अभी इससे पहले जब हमने धान बोया था, धान की उसमें भी यही नहीं आना चाह रहा था। ठीक है भगत सिंह, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दूसरे बड़े किसान नेता है गुणवंत पाटिल जी। आपके यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ जैसा विनोद जी कह रहे हैं वैसा चल रहा है? पाटिल साहब अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण हमें बहुत बड़े निर्णय लेने की जरूरत है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम लोग किसानों के प्रति बहुत संवेदनहीन हैं।
हमको संवेदनशील बनने के लिए एक मार्शल प्लान की जरूरत है। हिंदुस्तान को किसानों को सुधारने के लिए 3 स्टेप्स में जाना पड़ेगा। जैसे बलिराजा को वामन ने पाताल में 3 स्टेप से अंदर डाल दिया था, उस तरह से 3 स्टेप से हमको किसान को बाहर अगर निकालना है तो उसका पूरा कर्जा राइट ऑफ करना पड़ेगा, बाजार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा और उसको लागत मूल्य मिले उसके लिए बाजार की व्यवस्था करना पड़ेगा। और सिस्टम से लेके सभी सिस्टम सुधारने पड़ेंगे, तभी ही ये हो सकता है। नहीं तो हर साल ओले पड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ऐसे तो आपदे आने वाली है। और शरद जोशी कहते थे 2008 में एक बड़े अधिवेशन में कहते थे आसमान के नीचे अभी खेती करना मुश्किल हो जाएगा, वैसे ही हो रहा है। तो कंट्रोल फार्मिंग के लिए किसान को नए तरीके से खड़ा करना पड़ेगा। हम किसान के प्रति सर पॉली हाउस बहुत महंगे हैं सर, 50-50 लाख के पॉली हाउस हैं। एक आम आदमी अपनी पूरी जमीन बेचकर नहीं लगा सकता सर। 50-50 लाख के पॉली हाउस आते हैं, आपको पता ही है। पॉली हाउस नेट हाउस में इतना पैसा लगता है, सरकारें छूट दे रही हैं लेकिन उतना पैसा भी नहीं लगाने के लिए सर, कहाँ लगाएंगे वो? हाँ वो बराबर है, लेकिन हमको मार्शल प्लान की वजह, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के तरफ यूनाइटेड नेशन की तरफ से जैसे तैयारी हुई थी और जर्मनी को खड़ा किया गया था, उस तरह से मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, किसानों को खड़ा किया जाना चाहिए, सहमत हूँ मैं इस बात से। हाँ यस सर, ठीक है। ब्रजेश चतुर्वेदी जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में आपने काम किया है, तमाम रिपोर्टिंग की है। आप एक ऐसी क्षेत्र से आते हैं जहां इत्र और आलू का वो पूरा केंद्र है, कन्नौज और फरक्काबाद, उत्तर प्रदेश का इलाका है। किसानों की स्थिति क्या, जिस तरीके से ओला वृष्टि ये वो, क्या उनको बीमा मिल पाता है? उनको क्या पर्याप्त सहायता मिल पाती है? क्या उनके साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारें खड़ी रहती हैं क्या? ब्रजेश जी, ब्रजेश जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। हेलो, बोलिए बोलिए ब्रजेश जी। सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। एक्चुअली डिबेट में शामिल सभी साथियों और दर्शकों को भी नमस्कार। एक्चुअली यहाँ बहुत नुकसान नहीं हुआ इस बार, ये संयोग था। मक्का में थोड़ा नुकसान है, लेकिन मक्का चूंकि बीमाकृत नहीं है इसलिए उसका कोई किसान को अपने आप ही झेलना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था, आप लोग बराबर लंबी सी चर्चा चल रही थी कि किसान को 5 दिन पहले या 10 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। तो इन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी एक किसान हूँ और तमाम तरह से मैं सक्रिय होता हूँ। उसके बावजूद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 24 घंटा पहले जरूर एक सूचना आई थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन ओले और तमाम स्टॉर्म की सूचना बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद अब जो नुकसान होना था, इस समय हमारे अभी जिला प्रशासन से मैंने बात की थी, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है। तो जो CRA होता है कलेक्ट्रेट में, उसके हिसाब से तमाम लेखपाल सर्वे करवा रहे हैं, अभी प्रक्रिया जारी है। गेहूं में 10 से 15% नुकसान हुआ है, तो उसका आकलन किया जा रहा है और संभव है कि किसानों को थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन जिन आलू चूंकि खोदा जा चुका है, आलू ज्यादातर कोल्ड में पहुंच गया है, मार्केट में पहुंच गया है, इसलिए आलू तो बहुत डैमेज नहीं है। लेकिन मक्का के जो किसान थे, जिनकी मक्का अभी थी फसल पड़ी हुई थी, उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है और उनके लिए कोई पुरसा हाल मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 1। दूसरा, जहां तक बीमा कंपनियों की बात है, कन्नौज में 27वें कलेक्टर इस समय पोस्टेड है और इससे पहले 1-2 कलेक्टर ऐसे जरूर आए जिन्होंने बीमा कंपनियों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया, तो किसानों को थोड़ी राहत उस समय मिली थी। लेकिन अब उन कंपनियों ने ही यहाँ कारोबार करना छोड़ दिया। उन्हें अगर 1-2 को भी देना पड़ जाता है तो वो भाग खड़े होते हैं कि बीमा कंपनियों का बेसिक होता है कि किस्त तो ले ली जाए लेकिन देना ना पड़े। तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, 10 तरह के किसी बड़ी बातें करते हैं। किसान आज भी अपने जूझ रहा है और वो कड़ी मेहनत के बावजूद बरसात और ओला और पता नहीं क्या क्या से जूझता हुआ उसके घर जो आ जाता है, बस उसी पर संतोष करने को है। जाहिर सी बात है कि हम
पांचवी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करें, चाहे दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करें, लेकिन सच ये है कि हमारा अन्नदाता आज भी बेहाल है और निकट भविष्य में मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती कि बहुत जल्दी उसके हालात सुधर। ठीक है, ठीक है। शांत प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर शांत प्रकाश जी जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं, अब 30 सेकंड है मेरे पास, बोलिए। जी ने कहा था कि इनको किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 13 मार्च 2026 को ये पैसा आवंटित कर दिया गया है। हो सकता है इनको पैसा ना मिला हो, तो वो कारण हो सकता है कि इनका केवाईसी अपडेट नहीं होगा या आधार लिंक नहीं होगा। तो आप उसको एक बार सुनिश्चित कर लें कि क्या कारण है। 13 मार्च 2026 को ये पैसा आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। इसलिए हर एक चीज लाना और उसके बाद में टीवी डिबेट में बोलना वो ठीक रहता है, क्योंकि सभी लोग सुनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम एक दूसरे को ये सूचनाएं देते रहें, ऐसा क्रम हम बना करके रखें। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में आज यहाँ बैठ करके कुछ चर्चाएं हुई, और अच्छा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुनी प्रकाश जी बोलिए भाई। ये किसान सम्मान निधि और सब सारी चीजें किसानों को अगर वक्त पर मिल रही है तो फिर दिक्कत क्या है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, चौहान साहब बात से है, जिस तरह 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ लोगों को, और अब किसान को 2000 रुपए में भिखारी बनाने, इससे किसान की क्या कोई प्रगति होगी? हम भी उन भिखारियों की लाइन, हमारे को अन्नदाता हम लोगों को भोजन देते हैं, व्यवस्था देते हैं, और ये सरकार ने 2000 रुपए दे के और 5 किलो गेहूं का अनाज दे के, हमारे को अपनी मेहनत का फल चाहिए, हमारे को जो हमारा नुकसान है उसका भरपाई के, हम देश का पेट भर रहे हैं। हम किसी अरे वो तो गरीबों को दे रहे हैं, किसानों को कहाँ दे रहे हो? तो गरीब जो है उसको दे रहे हैं भाई, आप लोग मत रो। हमारे को हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए, जो हमारा खर्च है उस पर तय होना चाहिए। अब ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, क्या हम 2000 रुपए पे निर्भर, 6000, उसका मतलब कितना मिलता है? आप मेरे को मेरी फसल का नुकसान का दो और हमारी फसल की कीमत दो। हमारे को बाजार रोक देंगे, हम मंडी में पड़े रहेंगे। हमारे खाद्य सुरक्षा कानून आपने लगा दिया, कमोडिटी एक्ट आपने लगा दिया, CSCP हमारे को, और हमारे को गुंठा लगा के फसल बेचनी पड़ रही है। हम बंद हुआ मजदूर है क्या? ठीक है, हमारे को आजादी मिलनी चाहिए, हमारे को ये नहीं हमें 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का फल चाहिए। थैंक यू विनोद आनंद जी। एक अंतिम टिप्पणी, अभी कुछ सुधार होना बाकी है, सब कुछ हो चुका है लगभग? सुधार की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है जी, और उस किसानों को और खुद को और देश को तैयार करें। जो PM बीमा फसल योजना पहले शुरुआत हुई थी और जो वर्तमान में है, उसमें जो गैप था वो टेक्नोलॉजी का गैप था। जो कुछ भी आप करें, जो वहां का तहसीलदार है और जो पटवारी है, भारी तो वो पड़ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट उसी को बनानी है। तो इसलिए इसका प्रबंध इस प्रकार से किया गया है इस बार DG स्टैक में, कि जो DG स्टैक में सीधा सीधा जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के मदद से वहां का लॉस जितना हुआ है उसकी सैंपलिंग कर ली जाती है और उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, और कैलकुलेट करके फिर ग्राउंड से उसको कोरेबरेट किया जाता है। यह प्रक्रिया, इसको करने में 7 से 10 दिन का समय लगता है, और यदि उसमें कुछ दिक्कत होगी, हम लोग आपके साथ बैठे हैं। हम लोग सब किसान के भक्त हैं, हम लोग सब किसान हमारे लिए भगवान है। हम उनके लिए साथ में हाथ डाल के खड़े हैं। हम उच्च स्तरीय से लेकर के पटवारी तक इस बात को उठाएंगे और उनको उनका जो भी सहयोग राशि है वो दिलवाएंगे। हम मुआवजा नहीं कहते हैं, किसान को मुआवजा देने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा विनोद जी, जो नई व्यवस्था है सर्वे की, ये कहाँ लागू है, कितने सालों से लागू है? नहीं, अभी वर्तमान में भाई साहब वही तो मैं आपको बता रहा हूं, 2025 में उसके लिए सर्कुलर निकला है। आप PM बीमा फसल योजना की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें 4 एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। उसमें अगर आपको सूचना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रही है, एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स बना हुआ है, उसको स्कैन कर लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक के हिसाब से आपको
सिर्फ मौसम की ही जानकारी नहीं बल्कि बहुत सारी जानकारियां और मिलेगी। सर सर्वे को मैं पूछ रहा हूँ कि मुआवजे का जो सर्वे आप बता रहे हैं, सैटेलाइट सर्वे विनोद जी, वो कब से शुरू हुआ है? ताकि किसान इसको देख के सीखे। विनोद मैं जी भी बता रहा हूँ, अगर कोई साथी पीएम बीमा फसल योजना की वेबसाइट को खोल के आपके स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो कम से कम अपने किसानों को तैयार कर सकते हैं कि वो मैं अगला कार्यक्रम इसी तरीके का बनाऊंगा जिसमें किसानों को कम से कम ये सब चीजें बताई जा सके। मेरा सवाल जो मूल है आपसे, जो आपने कहा ना कि सैटेलाइट से देखकर हम सर्वे करा लेते हैं कितना नुकसान हुआ है, वो कहां और कितने राज्यों में शुरू है, वो जरा बताइए मुझे। पूरे भारत के एक एक इंच पर, पूरे भारत में, भारत का पूर्णतः जो भूभाग है इंक्लूडिंग जो कोस्टल बेल्ट है, वो वहां तक के लिए हम अब रिसैट 1A का सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। 2024 में बकायदा इसरो का और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का MOU हुआ है। रिसैट 1A तो जो किसानों को मुआवजा मिलता है वो उसी आधार पे मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। किसानों को जो मुआवजा मिलेगा वो उसी आधार पे मिलेगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं। एक वेबसाइट है भाई साहब, भुवन पे लॉगिन करें, आपको उसका पासवर्ड मिलेगा, आप भी उसमें अपनी सूचना दे सकते हैं, आप भी जानकारी दे सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। ये सारी जानकारी आपके माध्यम से वो किसानों को दे पाए तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि अगला कार्यक्रम इसी जानकारी पर हो और उस पर महत्वपूर्ण सकारात्मक चर्चा हो। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि वक्त अब इजाज़त नहीं देता, काफ़ी ओवरशूट हम कर चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और किसानों के मुद्दे पर सरकार के सलाहकार के रूप में विनोदानंद जी अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं। विनोद जी लाख कहें कि हमारे जैसे पत्रकार वो हमें अर्बन नक्सल घोषित कर दें और तमाम पत्रकारों को भी अर्बन नक्सल वो घोषित कर सकते हैं। एक अच्छा चलन चला है कि वो बस्तर का नक्सलवाद ख़त्म करने के बाद वो जो आवाज़ें हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ तत्व हैं, तो कहते रहें। लेकिन हम लोग चूँकि विनोद आनंद जी और जैसे लोग भी सरकार में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम सही तस्वीर, जो खुद किसान के बेटे हैं, खुद किसान हैं, और मुझे लगता है कि खुद जब वो किसान हैं तो दूसरे के किसान होने पर उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को यहाँ रख रहा हूँ। और सभी से, सत्ताधारी दल के लोग भी, उनको ज़्यादा सलाहियत से और ज़्यादा विनम्रता के साथ में किसानों से पेश आना चाहिए। नमस्कार।